नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में आ रही अड़चनों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो रही तनातनी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। यूक्रेन शांति वार्ता पर अमेरिकी विदेश मंत्री की चेतावनी। बातचीत में प्रगति न होने पर मध्यस्थता से हटने के दिए संकेत। रूस और यूक्रेन के बीच शनिवार को होगी कैदियों की अदला बदली। ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर शनिवार को रोम में होगी दूसरे दौर की बातचीत। रूसी विदेश मंत्री की मध्यस्थता की पेशकश। कहा समझौते में रूस और चीन गारंटर की निभा सकते हैं भूमिका। इजराइल के 45 दिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव को हमास ने किया खारिज। कहा स्थायी युद्ध विराम के बाद ही होगी बंधकों की रिहाई। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के साथ रखी इजरायली सैनिकों की वापसी की शर्त। यमन के हुथी विद्रोहियों पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला। ऑयल पोर्ट को बनाया निशाना, 74 की मौत, 171 घायल। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेश की टिप्पणी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा भारत के मामले में किया जा रहा है भ्रामक प्रचार। अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर करे ध्यान केंद्रित। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अनवरत रूप से जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी रूस, यूक्रेन और यूरोप से लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान ने यह भी जता दिया है कि अमेरिका का सब्र जवाब दे रहा है। हालांकि क्रेमलिन की ओर से आए बयान से जल्द ही कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद भी जगी है। यह रिपोर्ट देखिए। शहर दर शहर भटकते अमेरिकी अधिकारी इस उम्मीद के साथ कि यूक्रेन में जारी 3 साल से युद्ध पर विराम लगाया जा सके, लेकिन जंग के मैदान में आग और खून में कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। आश्वासन के बावजूद दोनों तरफ से तोपें शांत नहीं हुई। बम और मिसाइल मासूमों के लहू बहाते ही जा रहे हैं और अब अमेरिका का सब्र भी जवाब दे दिया है। उसने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर समझौते का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है तो फिर ट्रंप इससे अलग राह अपना लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो सकता है या नहीं। इसी आधार पर ट्रंप भी आगे का अपना फैसला लेंगे। जवाब में रूस ने कहा कि बातचीत में पहले ही बहुत प्रगति हो चुकी है, लेकिन मुद्दा जटिल है, लिहाजा इसमें समय लगेगा। अगर दोनों पक्ष शांति के लिए गंभीर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अमेरिका से बातचीत जटिल है। स्वाभाविक रूप से यूक्रेन में शांति समझौते का विषय आसान नहीं है। अमेरिका की मध्यस्थता से हाथ खींचने की धमकियों के बीच रूस ने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की 30 दिनों की रोक खत्म हो गई है। ट्रंप के 30 दिन के अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव के बदले में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने का आश्वासन दिया था, जो शुक्रवार को समाप्त हो गया। हालांकि दोनों पक्षों ने इस अवधि के दौरान कभी भी गंभीरता से इस पर अमल नहीं किया और एक दूसरे पर इसे तोड़ने का आरोप लगाते रहे। इस बीच ब्लूमबर्ग न्यूज ने दावा किया है कि शांति प्रस्ताव के तहत रूस के सामने अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील की पेशकश की है। वहीं यूक्रेन ने 3 चीनी कंपनियों पर रूस की मदद के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि चीन ने रूस को हथियार मुहैया कराने के यूक्रेनी आरोप को खारिज कर दिया है।
उधर यूक्रेन पर गुरुवार को पेरिस में अमेरिकी अधिकारियों की हुई बैठक के बाद लगता है कि यूरोप दोबारा अहमियत हासिल कर रहा है। दरअसल अमेरिका द्वारा यूक्रेन को नजरअंदाज किए जाने के बाद यूरोप इस संभावित शून्य को भरने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों के एक आश्वासन बल की योजना बना रहे हैं ताकि युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से रूसी घुसपैठ को रोका जा सके। क्रेमलिन इस कदम को उकसावे वाली कार्रवाई बता रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर तायल, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, जो नया डेवलपमेंट हुआ है, अमेरिका काफ़ी कोशिशें कर रहा है कि ये युद्ध रुक जाए। वो रूस से भी बात कर चुका है, यूक्रेन से भी उसकी बातचीत हुई है, यूरोपीय देशों से भी उसकी बातचीत हुई है। इस सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान आया है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब्र का बांध उनका टूट रहा है। उनका कहना है कि उनके पास और भी बहुत काम है अमेरिका के पास, और क्रेमलिन का कहना है कि पहले से बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन ये काफ़ी जटिल मुद्दा है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? समझता हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध एक नए मोड़ पर इस समय खड़ा हुआ है, और युद्ध विराम की बात हुई, 1 महीने का युद्ध विराम, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, एनर्जी के एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला रूस ने नहीं किया, यूक्रेन ने भी नहीं किया, वो भी आज समाप्त हो गया है। देखिए, अब युद्ध विराम के लिए रशिया ने अपनी शर्त लगाई है कि ये वादा किया जाए कि नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा। दूसरा, कोई नए हथियार यूक्रेन को ना दिए जाएं, उनके एलाइज जो ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, वो दें। और जो भी यूक्रेन का हिस्सा रशिया के कब्जे में है वो उनके कब्जे में ही रहे। यूक्रेन का ये कहना है कि ठीक है, हम युद्ध विराम के लिए तैयार है, पर हमें सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएं कि कभी रशिया हमला नहीं करेगा। वो सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस भी वहां पे स्थापित की जाए जो ये देखे कि युद्ध विराम ठीक से चल रहा है। तो जैसा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि दोनों देशों के बीच में इतना अंतर है, उनके जो भी उनकी मांग है, कि उसमें कोई उनको समझौते की आशा नहीं दिख रही है। अगर अमेरिका इसको छोड़ के चला जाता है और यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ देता है, तो क्या परिस्थिति है? परिस्थिति इस समय ये है कि रशिया के जो भी साथी थे वो तो रशिया के साथ हैं, अब भी हैं, वो चीन कह लीजिए या ईरान कह लीजिए या जो भी और कह लीजिए। पर यूक्रेन का जो सबसे मजबूत साथी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से पहले था, वो है अमेरिका। वो अब शायद यूक्रेन के साथ उतने मजबूती से नहीं खड़ा है। यूरोपियन यूनियन, अभी जो मार्को रूबियो की मीटिंग ब्रसेल्स में हुई, यूरोपियन यूनियन के लोग भी वहां थे, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन ने उनका साथ देने से शायद इनकार किया कि हम दबाव यूक्रेन पर नहीं डालेंगे। तो यूरोपियन, और अगर और भी आप देखें तो डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रेटजी का एक सीक्रेट मेमोरेंडम इशू किया है अभी इसी पिछले महीने मार्च में 2025 में। वो वॉशिंगटन पोस्ट और कुछ अखबारों में लीक हो गया है। उसमें कहा गया है अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनका मुख्य जो प्रतिद्वंदी है भविष्य में वो चाइना है, और रूस का कोई खास जिक्र उसमें नहीं है। और ये कहा गया है कि जो यूरोप की जो सुरक्षा है वो यूरोपियन खुद देखें। तो अगर हम आगे की दिशा में देखें तो यूक्रेन अगर लड़ाई जारी रखता है तो यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य, नेटो में अमेरिका तो इतना नहीं साथ देगा, पर बाकी जो यूरोप के करीब 50 और देश हैं, और भी हैं बाहर के भी देश हैं, वो यूक्रेन को उन्हें बहुत मदद देनी पड़ेगी, असला भी देना होगा और पैसा भी देना होगा। अमेरिका कितना साथ चलता है, नहीं चलता, अमेरिका क्या दबाव रशिया पे डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, ये सब अभी देखने की बात है, क्योंकि रोज रूप बदल रहा है, रोज समीकरण बदल रहे हैं, रोज अमेरिका के बयान भी बदल रहे हैं। इस सब परिस्थिति में कुछ भी आगे कहाँ होगा ये कहना मुश्किल। तायल साहब, यहाँ पर ये भी एक बात मैं कहूंगा कि यूक्रेन इस समय कमजोर स्थिति में पहले भी था, अब और कमजोर स्थिति में मुझे नजर आता है।
ताहिल साहब, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जब मार्को रूबियो की ये प्रतिक्रिया आई तो उसके बाद क्रेमलिन की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन ये काफ़ी एक जटिल मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं एक इसमें ऑप्टिमिज्म दिखता है आपको पीस प्रोसेस को लेकर के? ऑप्टिमिज्म तो अब जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के कह रहे हैं कि उन्हें ऑप्टिमिज्म नहीं देख रहा, और जैसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसी कहा था कि हम रशिया के ऑयल पर जो भी देश खरीदता है उस पर टैरिफ लगा देंगे अगर रशिया नहीं मानेगा सीज फायर के लिए। पर इस समय इस तरह का कोई बयान नहीं आया है अमेरिका की तरफ से जिसमें उन्होंने रशिया के ऊपर कोई दबाव डाला हो या यूक्रेन के ऊपर भी कोई दबाव डाला हो। तो अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है ये कहना मुश्किल है। पर फिर अगर अमेरिका वॉक अवे जब कहा गया है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका तो छोड़ के चला जाएगा, वॉक अवे, और दूसरे मुद्दे भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रशिया पर कोई दबाव ऐसा नहीं डालेगा जिस तरह की बात हुई थी कि जो भी रशिया का ऑयल खरीदेगा उस पर एडिशनल टैरिफ लगा दिए जाएंगे उन देशों पर, और यूक्रेन के ऊपर भी कोई दबाव और नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि युद्ध इसी तरह चलता रहेगा, और यूरोपियन यूनियन के जो और देश हैं, सब देश हैं जो नेटो के मेंबर हैं, उनको यूक्रेन की सहायता के लिए, मदद के लिए आना होगा। और अमेरिका जितना अपना असला या पैसे की जो मदद कर रहा है, अगर उसमें कुछ कमी करता है तो यूरोपियन यूनियन को वो गैप को उसको भरना होगा। ताहिल साहब, एक और महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ है वो मिनरल डील को लेकर के हुआ है। उसमें मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया गया है और कहा गया है कि ये कहा जा रहा है दोनों पक्षों की ओर से कि लगभग एक हफ्ते के अंदर या हफ्ते के अंत तक ये डील हो सकती है, मिनरल डील। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? हाँ, ये देखिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जो पहले हमें याद है 1 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में, जो बहुत ही बदमज़गी वाली मीटिंग थी, तो एक मिनरल डील की बात थी। अब यूक्रेन मिनरल डील के लिए मान गया है और उस पर एक समझौता भी हो गया है। उसके बाद अमेरिका का ये कहना है कि अगर कोई समझौता नहीं होता तो हम छोड़ के चले जाएंगे इस पूरे मुद्दे को। इसमें कुछ मुझे कंट्राडिक्शन दिखता है। पर अमेरिका की जो भी अब स्थिति है कि उनके वक्तव्य भी बदलते रहते हैं और पोजीशंस भी बदलती रहती है, तो जब तक कि राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं कुछ नहीं कहते, मैं समझता हूं कि और जितने वक्तव्य वहां से आ रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पर, उन पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक फाइनल पोजीशन है अमेरिका की। हमें इंतजार करना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं क्या कहते हैं। ठीक है। ताहिल साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव और वैश्विक कूटनीति जारी है। शनिवार को रोम में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका की एजेंसियों की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, अमेरिका इसे रोकना चाहता है। तो वहीं ऐसी भी खबर है कि इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने वाला था, लेकिन अमेरिका की ओर से इसकी इजाजत नहीं मिली। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया को महाविनाश से बचाने के लिए रोम अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को होने वाली दूसरे दौर की वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार है। इससे पहले दोनों तरफ से जुबानी बाण छोड़े जा रहे हैं। बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर समझौता संभव है और रूस इसमें भूमिका निभा सकता है, जिस पर रूस ने सहमति जताई। हालांकि उन्होंने अमेरिका की मंशा और उद्देश्यों पर सवाल भी उठाया, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि ईरान बैठक में भाग लेगा।
अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाए हुए है। ईरान किसी भी सूरत में परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करना चाहता है। यूएन की परमाणु एजेंसी IAEA भी कह चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने से बहुत दूर नहीं है। अमेरिका को लगता है कि ईरान को रोकने के लिए रोम की वार्ता आखिरी अवसर है। वहीं ईरान रूस के अलावा अरब देशों को भी एकजुट करने में जुटा हुआ है। क्षेत्र के बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान तेहरान के दौरे पर पहुंचकर शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। सऊदी अरब ने परमाणु वार्ता का स्वागत करते हुए कहा कि वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के प्रयासों का समर्थन करता है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि जब ये स्पष्ट हो चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, तो अब ये यूरोप को फैसला लेना है कि वो दोबारा ईरान पर प्रतिबंध लगाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण तरीके से मामले के समाधान के पक्ष में है, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। दरअसल अमेरिका की शर्त है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तुरंत बंद करे, यूरेनियम का भंडार अमेरिका के हवाले करे, प्रॉक्सी गुटों को दी जाने वाली मदद बंद करे। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर बातचीत विफल रही तो ईरान को नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की कैबिनेट में अलग अलग मत हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने इसकी इजाजत नहीं दी। उनका मानना है कि इससे पश्चिम एशिया में खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि दोनों पक्षों ने पिछले हफ्ते ओमान में हुई पहले दौर की वार्ता को सकारात्मक बताया था और आगे की बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताई थी। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर हम इस मामले को देखें जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हुई है, ये अच्छी बात है। और ओमान में जब बातचीत हुई, वहाँ से जो खबर आई उसमें पता चला कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल एक कमरे में बैठा हुआ था और ईरान का प्रतिनिधिमंडल दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। उनके बीच में जो बातचीत का जरिया था वो नोट के जरिए हो रहा था और ओमान के जो मंत्री थे वहाँ पर वो दोनों के बीच में इसकी अदला बदली कर रहे थे वहाँ पर। तो ये कहीं सीधी बातचीत वहाँ पर नहीं हुई थी। रोम को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे और कितने आशान्वित हैं और किस तरह की बातचीत ये हो सकती है? जी, आप जैसा आपने कहा कि ओमान में इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी और डायरेक्टली दोनों डेलीगेशंस में बातचीत नहीं हुई थी। और अब रोम में ये मध्यस्थता का रोल इटालियन प्ले करेंगे। कुछ ऐसा भी खबर आई है कि शायद रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी शायद वहाँ पहुँचेंगे, वो ये मध्यस्थता का रोल अदा करेंगे। पर जो मोटी बात यह है कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल, उनके समर्थक ये नहीं चाहते, शायद सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाए। और इस मामले में ये सब देश साथ हैं। अब उनको कैसे रोका जाए, वो बात जिस तरह JCPOA वो ख़त्म हो गया और ये कहा गया कि अब बहुत ही करीब है। IAEA ने भी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा है कि शायद ईरान बहुत करीब है अगर वो बॉम्ब बनाना चाहेगा। तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर बातचीत होगी। जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉल्स ने तो कहा है कि वो टोटल डिसमेंटलमेंट चाहते हैं कि हम ईरान का जो भी परमाणु संयंत्र बनाने का है वो सब वो बंद करे और जो शस्त्रीकरण की तरफ परमाणु का प्रोग्राम उनका जा रहा है वो सब बंद करे और स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो डिलीवरी सिस्टम का जो प्रोग्राम है वो भी समाप्त करे। मैं नहीं समझता कि ईरान इन सब जो भी ये मांगे हैं उनको स्वीकार करेगा। तो समझौता कहाँ हो सकता है, जो पहले भी हो रहा था कि जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान किसी और देश में भेज दे और वो ईरान में ना रहे। और रशिया ने कहा था कि वहाँ हम अपने पास रख लेंगे, जिससे कि अगर उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने की स्थिति में नहीं है। तो एक रास्ता ये हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बिल्कुल कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर या 6 हफ्ते के अंदर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को चेतावनी दी है कि इतना बॉम्ब करेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप की एक नेगोशिएटिंग टेक्निक भी हो सकती है। पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि
इस समय अमेरिका और इजराइल में बहुत गहरी दोस्ती है। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू में एक पर्सनल एक दोस्ती है। और इजराइल और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हमेशा ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर जबरदस्त हवाई हमला करके उनके जितने परमाणु ताहिर साहब, एक महत्वपूर्ण खबर इसमें ये आई है कि ये वहाँ की मीडिया के जरिए ये खबर आई है कि इजराइल ने जो ईरान का परमाणु संयंत्र है उस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अमेरिका ने ऐन वक्त पे उसको रोक दिया। तो अगर ये समझौता नहीं होता है या अमेरिका के पक्ष में ये समझौता नहीं होता है तो आने वाले समय में कुछ ऐसा भी हम देख सकते हैं क्या? देखिए, इसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेस कतर में है। हजारों अमेरिकन सोल्जर्स हैं वहां पर। इजिप्ट उनके सोल्जर्स हैं। अगर कुछ लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका बॉम्ब करेगा और ईरान चुपचाप बॉम्ब सहता रहेगा। अमेरिका, ईरान के पास भी प्रक्षेपास्त्र भी हैं और वो रिटेलिएट करेगा। और उसमें कौन कौन चपेट में आ जाए, सऊदी अरेबिया चपेट में आ जाए। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर वहां गए हुए हैं। तो और देशों की सिक्योरिटी भी इससे लिंक्ड है। और ईरान ने चेतावनी दी है कि जहां जहां अमेरिका के जो भी सहयोगी हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, यूएई, अगर वो इस युद्ध में जरा भी अमेरिका का सहयोग देंगे तो उनके ऊपर ईरान हमला कर सकता है। तो बहुत सारे इसमें देश हैं जिनके अपना सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पूरा उसमें बहुत उसके साथ गुथा हुआ है। और पर मैं समझता हूं कि स्थिति वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उससे इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। जी। और ताहिर साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अंतिम सवाल है, संक्षेप में थोड़ा बताइएगा क्योंकि समय कम है। रूस और चीन की भूमिका इसमें क्या हो सकती है? क्योंकि रूस कहीं ना कहीं एक तरह से मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है, चीन के लिए भी यही कहा जा रहा है। देखिए, इस समय अमेरिका और चीन के संबंध तो कोई लग नहीं रहा कि बहुत अच्छे हैं, पर रूस और अमेरिका के संबंध शायद कुछ बेहतर हैं। और कहीं ना कहीं दोनों में कुछ समझौता, इस बारे में भी बातचीत हो ही रही है, यूक्रेन के बारे में। और इस पर भी ईरान के न्यूक्लियराइजेशन पर भी कुछ बातचीत हुई होगी। तो अगर मध्यस्थता या कोई रोल है तो शायद रूस वो रोल अदा करेगा। चीन का मैं समझता हूँ कि इसमें शायद रोल नहीं हो, क्योंकि इस समय चीन और अमेरिका के अपने बहुत अधिक मुद्दे हैं, चाहे वो टैरिफ का हो, तैवान हो और सब कुछ हो। तो उसमें चीन मध्यस्थता का रोल शायद अदा नहीं कर पाएगा। ठीक है ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना विशेष और महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अभी हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भारत ने मुर्शिदाबाद के बारे में बांग्लादेश सरकार की तरफ से की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के मामले में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस प्रकार की अनुचित टिप्पणियां करने और दिखावटी नैतिकता जताने की बजाय बांग्लादेश को अपने देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी की थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर और टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहता कि टैरिफ बढ़े क्योंकि एक निश्चित बिंदु पर लोग खरीदारी नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ लगाए जाने के बाद से ही चीन संपर्क में है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वे जल्द किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। यमन की हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि यमन के रास ईसा ईंधन बंदरगाह पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 74 लोग मारे गए हैं। यह हूती पर अमेरिका का अब तक का सबसे घातक हमला है। वहीं अमेरिका ने कहा कि हमलों का उद्देश्य हौती के लिए ईंधन के स्रोत को काटना था। हालांकि अमेरिका ने मृतकों की संख्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दक्षिणी इटली के नेपल्स के निकट एक केबल कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति को जानलेवा चोटें आई हैं। यह दुर्घटना कैस्टेलामारे डी स्टेबिया और मोंटेफेतो शहर के बीच केबल कार सेवा पर हुई। गाजा में इजरायल के हमलों को लेकर पाकिस्तान में अमेरिकी कंपनी KFC पर कई जगह हमले किए गए। मुस्लिम संगठनों ने लोगों से इजरायली सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। कराची, लाहौर और राजधानी इस्लामाबाद में 11 जगहों पर भीड़ ने KFC के आउटलेट पर हमले किए। मंगल ग्रह की सतह पर नासा के रोवर द्वारा ड्रिल की गई चट्टान में प्रचुर मात्रा में साइडराइट नामक खनिज मिला है। यह ग्रह के गर्म और गीले प्राचीन अतीत का ताज़ा सबूत प्रदान कर रहा है, यानी कि ग्रह पर कभी पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा और संभावित रूप से जीवन भी मौजूद रहा होगा।